आज का हमारा टॉपिक है वान डेर वाल नियतांक एवं उनकी प्रकृति। जब वान डेर वाल ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करके वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल समीकरण प्राप्त की थी, तो आपको ध्यान होगा उसमें दो प्रकार के संशोधन किए गए थे। एक, जो अणुओं के आयतन को हम पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य मानते थे, उनको नगण्य नहीं माना और ये माना कि अणु का जो आयतन है वो पात्र के आयतन की तुलना में केवल कम दाबों पर ही नगण्य हो सकता है, सामान्य और उच्च दाबों पर उसे नगण्य नहीं माना जा सकता। दूसरा कारक था कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण जैसा बल उपस्थित नहीं होता है। यह तथ्य भी केवल तभी संभव था जब कम दाब पर अणुओं के बीच पर्याप्त दूरी होती है और एक अणु की उपस्थिति से दूसरे अणु की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर अणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनके मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों का मान जो आकर्षण के रूप में है बढ़ता है और वह प्रभावी होने पर आदर्श व्यवहार में विचलन प्रदर्शित करता है। इसके लिए दो कारक हम ले रहे थे। एक वर्जित आयतन के रूप में कि ये वर्जित आयतन वह आयतन था जिसमें अणु अपना स्वतंत्र मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, और एक मोल के लिए वर्जित आयतन हम स्मॉल v के रूप में प्रदर्शित करके चल रहे थे। और इसी प्रकार जब दाब के मान में संशोधन कर रहे थे, क्योंकि आकर्षण के द्वारा दाब का मान प्रभावित होता है, तो उस दाब के मान को बहस करने के लिए हम दाब संशोधन घटक था उसमें an² ले रहे थे। n नंबर ऑफ मोल्स था, एक मोल के लिए a/v² हमें मिल रहा था। इसमें प्रयुक्त a और b वान डेर वाल स्थिरांक कहलाते हैं। जैसे अभी सामने समीकरण लिखी हुई है p + an² v² v - nb = nRT, n मोल के लिए है, तो ये यहाँ स्मॉल a और स्मॉल b वान डेर वाल स्थिरांक हैं। इनकी प्रकृति हम निर्धारित करते हैं, इनके डायमेंशंस हैं उनको भी हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं। एक एक करके इन्हें लेते हैं। पहले दाब संशोधन के सापेक्ष हमें मिला था दाब P = an² v², इसको हमने प्रेशर करेक्शन के रूप में यूज किया था। अगर इस A की वैल्यू निर्धारित करनी है तो A को लेफ्ट साइड में रखते हुए रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम राइट साइड में ले जाएं तो PV² के रूप में A का मान हमें प्राप्त होता है। A की वैल्यू जो है P दाब, V आयतन के स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ मोल से मोल स्क्वायर के रूप में हमें मिला। जब इसको और सॉल्व कर लें हम तो दाब आयतन स्क्वायर मोल ऊपर ले गए तो पावर -2 हो गई। ये इसकी प्रकृति को निर्धारित करते हुए डायमेंशन हमें मिल जाते हैं। तो एक ही डायमेंशन जो हुए वो दाब, वॉल्यूम स्क्वायर, आयतन स्क्वायर या मोल पावर -2। यदि हम इनको यूनिट निर्धारित करना चाहें तो सर्वमान्य यूनिट SI यूनिट होती है। तो SI मात्रक में जब हम लेते हैं तो प्रेशर को Nm/m² और वॉल्यूम को m³ में प्रदर्शित करते हैं। इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तब A = Nm/m², m⁻², दाब की जगह लिखा, आयतन की जगह घन मीटर, m³ होल पावर 2 मोल पावर -2। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए m⁻³ है, होल पावर 2 है तो 6 हो गई और -2 घटेगा 4 रहा। तो एक ही वैल्यू जो हमें मिली Nm/4 मोल पावर -2 क्यूब द्वारा इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। न्यूटन बल की इकाई होती है, तो ये बल के ऊपर निर्भर करने वाली
स्थिरांक का मान है। यदि दाब को हम एटमॉस्फेयर में और आयतन को लीटर में व्यक्त करें, जो कॉमनली हमारे यहाँ होता है, तो दाब की जगह एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम की जगह लीटर, तो लीटर स्क्वायर पर मोल पावर -2 हमें ये मिला। तो लीटर एटमॉस्फेयर में भी ए की वैल्यू हमने निर्धारित कर ली और एसआई यूनिट में भी इस ए की वैल्यू हमने निर्धारित कर ली। इसी प्रकार हम स्थिरांक v की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। v आयतन संशोधन के रूप में था, तो आयतन या v = NB, b = v/n वॉल्यूम अपॉन मोल। ऊपर ले जाएंगे तो वॉल्यूम मोल इन्वर्स हमें मिला। जब वॉल्यूम मोल इन्वर्स मिल रहा है और लीटर में हम अगर इसे अभिव्यक्त कर रहे हैं वॉल्यूम को, तो लीटर मोल इन्वर्स के रूप में मिला। और यदि वॉल्यूम को मीटर क्यूब में हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो मीटर क्यूब पर मोल हमें ये वैल्यू मिलती है। इस प्रकार हम दोनों वान डेर वाल स्थिरांकों की प्रकृति निर्धारित कर चुके हैं। वान डेर वाल स्थिरांकों की प्रकृति ज्ञात करने के उपरांत हम एक और टॉपिक वान डेर वाल गैस समीकरण से वर्ल्ड टेम्परेचर की गणना ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर फ्रॉम वान डेर वाल गैस इक्वेशन। जब हम अमागत वक्र को पढ़ रहे थे तो ध्यान होगा आपको कि ताप के साथ परिवर्तन पर वास्तविक गैसों की प्रकृति निर्धारित कर रहे थे, तब ज्ञात हुआ था कि प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है जिस पर दाब के पर्याप्त प्रसार में वह गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। उससे कम ताप पर पहले ऋणात्मक विचलन Z की वैल्यू 1 से कम होती है, बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे ताप को हम बढ़ाते जाते हैं तो वो डीप पार्ट कम होता जा रहा था और वर्ल्ड टेम्परेचर से उच्च ताप पर वह धनात्मक विचलन Z>1 मिल रहा था। तो प्रत्येक गैस के लिए ये एक इतना महत्वपूर्ण टेम्परेचर होता है जिस पर वह गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है। उससे कम ताप पर ऋणात्मक विचलन और उससे अधिक ताप पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। तो इस ताप की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे आज हम इस टॉपिक में ले रहे हैं। जब हम आदर्श व्यवहार को देखें तो आदर्श व्यवहार में हमने दाब और Z PV/RT के मध्य ग्राफ खींच रहे थे और आदर्श व्यवहार के लिए Z = 1 था। कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही थी। वह हॉरिजॉन्टल लाइन ये प्रदर्शित करती है कि PV के मान में P के सापेक्ष परिवर्तन 0 के बराबर है और इसी धारणा को हम लेकर के वर्ल्ड टेम्परेचर की गणना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड टेम्परेचर पर PV/P del PV/del P एट T कांस्टेंट टेम्परेचर T = 0 होगा, जिसे हम समीकरण 1 से अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस आंशिक अवकलन को ज्ञात करने के लिए हम वास्तविक गैस समीकरण को, जिसके सापेक्ष हम व्यवहार निर्धारित करना चाह रहे हैं, उस समीकरण को लेते हैं। P + A/V², V - V = RT। ये वास्तविक गैस समीकरण है 1 मोल गैस के लिए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए V - V राइट साइड में ले जाएंगे तो RT/V - V हो जाएगा और P + A/V² है। P + A/V², इस V² को हम पक्षांतर तक ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और तो वैल्यू हमें मिलेगी P = RT/V - V माइनस A/V²। P की वैल्यू ये हमें मिल जाती है। हमें अवकलन करना है, समीकरण 1 में मालूम है PV के साथ PV का, तो दोनों ओर हम V से मल्टीप्लाई करके PV की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तब PV = RTV मल्टीप्लाई किया था अपॉन V - V माइनस A/V² × V होगा, V से V कैंसिल होगा, A/V बचेगा, जो समीकरण 2 में अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस अब समीकरण 2 का हम आयतन के सापेक्ष
आंशिक अवकलन करें और टेम्परेचर का व्यवहार कांस्टेंट मान रहे हैं। तो आंशिक अवकलन के लिए डेल सिंबल को यूज करते हैं। तो डेल पी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो आर टी वी अपॉन वी माइनस वी का अवकलन करेंगे तो यू अपॉन वी का जो फॉर्मूला होता है अवकलन के लिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कांस्टेंट, आर टी वी का अवकलन वी के सापेक्ष कर रहे हैं तो आर टी बचा, वी डिफरेंशियल बात 1 हो गया, माइनस आर टी वी कॉन्स्टेंट न्यूमरेटर की वैल्यू इंटू डिफरेंशियल ऑफ वी माइनस बी, वी का 1 होगा, माइनस वी कॉन्स्टेंट है 0 होगा, तो कितना बचेगा v माइनस वी आर टी माइनस आर टी वी अपॉन वी माइनस वी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ करके आ रहे हो डिफरेंशियल ऑफ u अपॉन वी का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है। और यहाँ a अपॉन वी डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस आता है a अपॉन वी के में, a अपॉन वी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। इस प्रकार डिफरेंशियल की वैल्यू कितनी मिली हमें, v माइनस बी आर टी माइनस आर टी वी अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। जब इन आर टी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाली v माइनस बी से करेंगे तो वी आर टी माइनस बी आर टी माइनस आर टी वी ये हमें मिला। तो जब आर टी वी से ये वाला आर टी वी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस आर टी बी अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, जो समीकरण 3 में हमने अभिव्यक्त कर रखा है। जब आदर्श व्यवहार होता है तो आदर्श व्यवहार पर जैसे इक्वेशन 1 में हमने प्रदर्शित किया था, तो डेल पी वी अपॉन डेल वी अपॉन टी की जगह पर डेल पी वी अपॉन डेल पी था, तो इसको हम डेल पी वी अपॉन डेल पी में कन्वर्ट करने के लिए डेल पी से गुणा कर दें और डेल पी से ही भाग दे दें, उस रूप में हम इसे परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तन के लिए इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग देखिए आप, डेल पी वी अपॉन डेल पी एट टी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डेल वी का हमने भाग दिया और डेल वी से ही हमने गुणा कर दिया, दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया, डेल पी वी अपॉन डेल पी के रूप में आ गया। इस वैल्यू को अभी हम निकाल चुके हैं, ये मल्टीपल फॉर्म में पड़ी रहेगी और इस वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करें समीकरण 3 से, तो डेल पी वी अपॉन डेल पी एट टी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस आर टी बी अपॉन वी माइनस वी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू ये वाला जो डेल वी अपॉन डेल पी एट टी कॉन्स्टेंट यहाँ सच रहेगा। जब गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है तो z इज इक्वल टू 1 होता है, और शुरू में भी बताया था कि डेल पी वी अपॉन डेल पी एट टी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0 की वैल्यू 0 होगी। जब इस वैल्यू को हम 0 सब्स्टिट्यूट करें, इस वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 में चली जाएगी और कितना बचेगा, माइनस आर टी बी टी वी। अब बॉयल टेम्परेचर मान रहे हैं, बॉयल टेम्परेचर पर ही आदर्श व्यवहार होता है, और तो T इज इक्वल टू टी वी लिखा, तब ये माइनस आर टी बी बी अपॉन वी माइनस वी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल पी एस टी कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू जो रखी हुई है ये हमने ये, जब ये पूरा फैक्टर बराबर 0 का है तो इस वैल्यू को जैसे ही हम इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचा, माइनस आर टी बी बी अपॉन वी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब बहुत कम दाब होता है तब अणुओं के मध्य पर्याप्त स्थान होता है और वर्जित आयतन को पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। जब नगण्य मानेंगे तो उस शर्त पर यहाँ v मचुरिटन v, तो v माइनस वी की वैल्यू v के बराबर आयतन के बराबर मानी जा सकती है, क्योंकि पात्र का आयतन वर्जित आयतन निकालने के बाद भी लगभग उतना ही रहता है। तब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आर टी वी बी प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी वी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी हो गया, और तब इसे और सॉल्व किया तो टी वी इज इक्वल टू
A/RV। तो A/RV ये हमें प्राप्त होता है वॉइल टेम्परेचर के लिए। TB = A/RV। R गैस स्थिरांक है, A और V वॉइल स्थिरांक है, वान डेर वाल स्थिरांक है। वान डेर वाल स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः हम समीकरण 5 के अनुसार ये भी कह सकते हैं कि वॉइल टेम्परेचर का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और विशिष्ट गैस के लिए विशिष्ट होता है। तो ये परिवर्तनशील होगा, जैसे जैसे अलग भिन्न भिन्न गैसें लेंगे, वॉइल टेम्परेचर का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इस प्रकार हम आज का ये टॉपिक पूरा करते हैं।